अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमको जहाँ तक याद है हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़ रहे थे ना। तो हम लोग कार्बन चक्र पढ़ चुके थे ना। एक बार आप लोग थोड़ा देख के बताइए। तो कार्बन चक्र शायद पढ़ाई हो चुका था और हम लोग शायद नाइट्रोजन चक्र को लेके आलोचना कर रहे थे। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग नाइट्रोजन चक्र को लेकर जो आलोचना है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग आपका जो तरह तरह की जो परितंत्र है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, उनको लेके भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो नाइट्रोजन चक्र या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, वो एक ऐसी चक्र है जिसके द्वारा वायुमंडलीय अवस्थित जो गैसीय नाइट्रोजन है वो वायुमंडल से जीव के शरीर तक पहुंचती है और फिर वापस जीव के शरीर से वायुमंडल में लौट जाती है। तो ये जो आवर्तन प्रक्रिया है, ये जो चक्र है जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल से जीव के शरीर में आती है और फिर जीव के शरीर से वापस वायुमंडल में लौट जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन चक्र या फिर इंग्लिश में नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक पदार्थ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर हैं, दुनिया में जितने भी जीवित जीव हैं, उनके शरीर प्रोटीन द्वारा निर्मित है। कोई भी जीव, वो वनस्पति हो, वो कोई पशु हो, कोई अणुजीव हो, तो कोई भी जीव दुनिया, उसका जो शरीर वो प्रोटीन्स द्वारा निर्मित होती है। और ये जो प्रोटीन्स, ये कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसको हम लोग अमाइनो एसिड्स कहते हैं, उन अमाइनो एसिड्स द्वारा निर्मित होती है। तो बढ़िया से समझ लीजिए। तो जीव का जो शरीर, वो शरीर प्रोटीन्स द्वारा निर्मित है और ये प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स द्वारा निर्मित है। और इन अमाइनो एसिड्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है नाइट्रोजन। तो इन अमाइनो एसिड्स के बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन्स नहीं होंगे तो अमाइनो एसिड्स की तैयारी संभव नहीं होगी। और अगर अमाइनो एसिड्स हमारे आपका बायोस्फीयर में, जीव मंडल में नहीं होंगे तो जीव मंडल में प्रोटीन्स तैयार नहीं होंगे, और अगर प्रोटीन्स तैयार नहीं होंगे तो जीव मंडल ही नहीं रहेंगे। तो ये है नाइट्रोजन के सबसे बढ़िया मतलब महत्व या फिर इम्पोर्टेंस बोलिए। अच्छा, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो हमारे कुछ ज़्यादा काम के नहीं है, क्योंकि हम लोग मौलिक आकार में नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन को ऐसे कुछ यौगिक वस्तुओं में, ऐसे कुछ यौगिक पदार्थों में रूपांतरित करना है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सके, जो जीव के शरीर में काम आ सके। तो ये जो प्रक्रिया है, जो इस प्रक्रिया के दौरान हम लोग वायुमंडलीय अवस्थित जो गैसीय नाइट्रोजन है, उस गैसीय नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट यौगिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन यौगीकरण। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन यौगीकरण। तो नाइट्रोजन यौगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान हम लोग वायुमंडल में अवस्थित जो गैसीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में रूपांतरित करते हैं। तो ये प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन यौगीकरण। एक चीज़ याद रखना है कि इस जो यौगीकरण का जो प्रक्रिया है, नाइट्रोजन यौगीकरण का जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया तीन तरह से संभव है। इस प्रक्रिया तीन तरह से संभव है। तो नंबर 1, कुछ मुक्त जीवाणुओं के द्वारा ये संभव हो सकते हैं। जैसे कि सोचिए कि जैसे नील रहित शैवाल, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील रहित शैवाल, या फिर स्पाइरुलिना, या फिर कुछ सहजीवी जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम,
उनके द्वारा इन नाइट्रोजन यौगीकरण संभव है। तो पहला नाइट्रोजन यौगीकरण एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब इस यौगीकरण प्रक्रिया में जब भी कोई अणुजीव इसको सहायता करेगी कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट में लाया जाए, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में रूपांतरित किया जाए, तभी उसको हम बोलेंगे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। तो इन बायोलॉजिकल प्रक्रिया में दो तरह की अणुजीव इसको सहायता करती है। पहला तो है कुछ मुक्त जीवी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्री लिविंग कहते हैं, जैसे आपका नील हरित शैवाल या फिर आपका स्पाइरुलिना एट्सेट्रा, या फिर कुछ सहजीवी जीवाणु जिसको हम लोग इंग्लिश में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हिंदी में सहजीवी जीवाणु, इंग्लिश में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो भी जैसे राइजोबियम, उसके एक उदाहरण है राइजोबियम, उनके द्वारा भी नाइट्रोजन की यौगीकरण संभव है। तो ये तो पहला प्रक्रिया है जो होगी आपका एक जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रक्रिया। दूसरा, मनुष्य द्वारा भी नाइट्रोजन की यौगीकरण संभव है। कैसे? जब भी हम लोग कोई जीवाश्म जो फ्यूल्स हैं, जीवाश्म जो फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल या फिर कोयला एट्सेट्रा, जब भी हम लोग उनके दहन करते हैं, तब भी वायुमंडल में हम लोग नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स छोड़ते हैं। तो वो भी एक प्रक्रिया है जिनके द्वारा नाइट्रोजन की यौगीकरण थोड़ा बहुत संभव है। और तीसरी जो प्रक्रिया है कि कुछ मात्रा में जब बिजली कड़कती है तो तब भी थोड़ा सा मतलब नाइट्रोजन की यौगीकरण संभव है। तो बिजली कड़कने के दौरान वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन, वो वायुमंडलीय अवस्थित ऑक्सीजन का साथ एक रासायनिक विक्रिया करती है और उसके द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर एक लंबा रासायनिक प्रक्रिया है जिसके दौरान वो नाइट्रेट्स तैयार होती है, नाइट्राइट्स तैयार होती है। तो हम उतना जटिल प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि 3 प्रक्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन की यौगीकरण संभव है। पहला है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस था, जिसमें कुछ मुक्त जीवाणु सहायता करती है या फिर कुछ सहजीवी जीवाणु सहायता करती है। दूसरी प्रक्रिया है मनुष्य द्वारा, जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स का दहन करते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है जब बिजली कड़कती है। तो इन 3 प्रक्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन की यौगीकरण संभव है। तो अभी हम लोग नाइट्रोजन की पूरा जो चक्र है, उस चक्र को हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। आपको नाइट्रोजन चक्र के ऊपर पूरा 10 नंबर का एक ऐसे टाइप रचनात्मक क्वेश्चन भी आ सकती है, या फिर कुछ टिप्पणी भी आपको लिखने की ज़रूरत हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो नाइट्रोजन चक्र है ये कैसी पूरी तरह से चलती है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन से, जिसको लेके अभी हम लोग आलोचना किए हैं। तो अभी जैसे हम बोलें कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, उसका यौगीकरण ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस यौगीकरण प्रक्रिया के दौरान वायुमंडलीय अवस्थित नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में रूपांतरित करते हैं। अच्छा, तो पहला, ये जो नाइट्रोजन की जो यौगीकरण होती है, इस नाइट्रोजन की यौगीकरण के द्वारा नाइट्रोजन वनस्पति या फिर ग्रीन प्लांट्स उनके शरीर तक पहुंचती है। और फिर ये जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों को जो हमारे शाकाहारी प्राणी हैं वो खाते हैं। तो वनस्पति का शरीर से नाइट्रोजन पशु के शरीर में आ जाती है। अब जब वनस्पति का मौत होती है या फिर जो पशुएं हैं उनकी मौत होती हैं, तो उनका जो शरीर है वो शरीर पचने लगता है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनका वियोजन होती है, शरीर पचने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है। तो इस डिकम्पोज करने की प्रक्रिया से, इस पचन की प्रक्रिया से उनकी शरीर से, उनकी मृत शरीर, वो वनस्पति की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है, या फिर आपका पशु की हो सकते हैं, उनके मृत शरीर से एमोनिया बोल के एक गैस बाहर आती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एमोनिफिकेशन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एमोनिफिकेशन। तो हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन।
एमोनिफिकेशन। तो एमोनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान उद्भिद के शरीर या वनस्पति के शरीर या फिर पशुओं के शरीर का डिकम्पोजिशन होता है, पचन होता है और उनके शरीर से अमोनिया निकल आती है। अब इस अमोनिया गैस जो बाहर आती है, इनका ऊपर कुछ अणुजीव इनका साथ कुछ रासायनिक विक्रिया घटाती है और इस रासायनिक विक्रिया घटने के दौरान अमोनिया नाइट्राइट में रूपांतरित होता है। ठीक है, तो और ये जो अमोनिया से नाइट्राइट में रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। थोड़ा नोट कर लीजिए टर्म्स, नाइट्रिफिकेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो मतलब ये याद रखना है कि पहला प्रक्रिया था वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करना। यौगीकरण के दौरान वो नाइट्रोजन पहले वनस्पति के शरीर में आती है और वनस्पति को जैसे कुछ पशु, कुछ शाकाहारी पशु उनकी भक्षण करते हैं, तो फिर वो नाइट्रोजन वनस्पति के शरीर से पशुओं के शरीर में आती है। और जब भी इन वनस्पति या फिर पशुओं की मौत हो जाती है, उनकी जो मृत शरीर है उसका डिकम्पोजिशन या फिर पचन होती है, उस पचन के दौरान उनके शरीरों से अमोनिया गैस बाहर आती है और इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का बाद जो प्रक्रिया है वो है नाइट्रिफिकेशन, मतलब अमोनिया गैस से नाइट्राइट तैयार होने की प्रक्रिया। और याद रखिएगा कि हर प्रक्रिया में कुछ ना कुछ आपका जीवाणु, कुछ ना कुछ अणुजीव उपस्थित रहते हैं। तो वो ज़्यादा जटिल हो जाएगा, इसलिए हम उस अणुजीवों के नाम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सिर्फ प्रक्रिया का नाम याद रखिए। तो पहला हुआ नाइट्रोजन यौगीकरण, यौगीकरण के बाद हो गया आपका एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन का बाद हो गया आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के दौरान अमोनिया गैस से नाइट्राइट तैयार होती है और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट तैयार होती है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट तैयार होती है। तो नाइट्राइट से नाइट्रेट तैयार होने की प्रक्रिया में भी कुछ ना कुछ आपका अणुजीव उपस्थित रहते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट तैयार होने की प्रक्रिया में भी कुछ ना कुछ अणुजीव तैयार रहते हैं। और इसके बाद अल्टीमेटली जो नाइट्रेट तैयार हुई है वो फिर विनाइट्रीकरण प्रक्रिया के दौरान नाइट्रेट से नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में लौट जाती है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसका यौगीकरण होती है, यौगीकरण के दौरान वो वनस्पति के शरीर में पहुंचती है, वनस्पति से पशुओं के शरीर में, फिर जब वनस्पति की मौत होती है या फिर पशुओं की मौत होती है, उनकी मृत शरीर का पचन होती है। इस पचन के दौरान उनके शरीरों से अमोनिया गैस बाहर आती है, जिसको हम लोग एमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया से फिर नाइट्राइट तैयार होती है, जिसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्राइट से नाइट्रेट तैयार होती है और फिर नाइट्रेट विनाइट्रीकरण जीवाणुओं के दौरान वो नाइट्रेट यौगिक को तोड़ के नाइट्रोजन गैस फिर वापस वायुमंडल में लौट जाती है। तो ये हो गया आपका पूरा जो चक्र, हाँ, ये हो गया आपका पूरा नाइट्रोजन चक्र। तो इस चक्र को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में बार बार इस एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, तो फिर टर्म्स आपको याद रह जाएगा, फिर आप खुद से ही इसको लिख पाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र को हम थोड़ा और एक बार कुछ और एस्पेक्ट्स बोलेंगे। तो पहले लिखिए, व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? फिक्सेशन मतलब यौगीकरण, नाइट्रोजन यौगीकरण। व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस वेज? व्हाट आर द वेरियस वेज nitrogen fixation can take place? What are the various ways in which nitrogen fixation can take place? What are the various ways in which nitrogen fixation can take place? Number 3,
Write a short note on the nitrogen cycle. Write a short note on nitrogen cycle. Number 4, discuss the importance of nitrogen. Discuss the importance of nitrogen in the biosphere. Discuss the importance of nitrogen in the biosphere. Number 5, what is denitrification? What is denitrification? What is denitrification? ठीक है, अच्छा, इसके डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जिसको हम लोग हिंदी में विनाइट्रीकरण कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जिसको हम लोग हिंदी में विनाइट्रीकरण कहते हैं। और इस विनाइट्रीकरण के लिए कुछ जीवाणु कुछ अणुजीव रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ऐसा एक अणुजीव का नाम आपको बोल दे रहे हैं, जैसे स्यूडोमोनास। हाँ, विनाइट्रीकरण मतलब वो जो नाइट्रेट से नाइट्रोजन तैयार होकर वापस वायुमंडल में लौट जाना, इसी को हम लोग विनाइट्रीकरण कहते हैं। और इसके लिए भी एक जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। हाँ, हम जीवाणु का नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। स्यूडोमोनास, आप नाम नोट कर लीजिए। अच्छा, PSEUDOMONAS, स्यूडोमोनास। PSEUDOMONAS, स्यूडोमोनास। ठीक है, ये एक विनाइट्रीकरण जीवाणु है। अच्छा, इसके बाद नाइट्रोजन चक्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग थोड़ा आलोचना करेंगे। जैसे हम पहले ही बोले थे कि नाइट्रोजन की यौगीकरण में कुछ मुक्त जीवी जीवाणु रहते हैं, जिसको हम लोग फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या फिर कुछ सहजीवी जीवाणु भी रहते हैं। तो ये जो सहजीवी जीवाणु हैं, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगीकृत करने में सक्षम सहजीवी जीवाणु कुछ फलीदार पादपों जैसे आपका मटर, अल्फा जो घास है, इनकी जड़ीय ग्रंथियों में उपस्थित रहते हैं। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए बढ़िया से। कुछ सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम, हम जिसका नाम हम अभी बोले थे, हम फिर नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम। तो राइजोबियम जैसे कुछ सहजीवी जीवाणु फलीदार पादपों जैसे फलियों, मटर, जैसे आपका अल्फा ग्रास, इनकी जड़ीय ग्रंथियों में उपस्थित रहते हैं। जड़ीय ग्रंथियाँ जिसको हम लोग इंग्लिश में रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। हाँ, और ये कृषि के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, 850। ये जो कृषि के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, इस कृषि के पारिस्थितिक तंत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि ये जो सहजीवी जीवाणु हैं, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में रूपांतरित करते हैं। तो ये कहाँ उपस्थित रहते हैं? ये उपस्थित रहते हैं फलीदार पादपों के जड़ीय ग्रंथियों में। ये उपस्थित रहते हैं फलीदार पादपों के जड़ीय ग्रंथियों में, और इनका काम ही है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में रूपांतरित करना। तो ये जो प्रक्रिया है जो इन सहजीवी जीवाणु संभव करती हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप लोग नोट कर लीजिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, तो इसी के साथ हमारे जो जीव मंडल जो जैव भू रासायनिक चक्र थे उसको लेकर हमारी आलोचना ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोग इन पोषक चक्रों में हम लोग कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, इन दोनों चक्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग चल जाएंगे कुछ इकोसिस्टम टाइप्स में। तो आप लोग एक हेडिंग कर सकते हैं, प्रमुख परितंत्र। आप लोग एक हेडिंग कर सकते हैं, प्रमुख परितंत्र, या फिर इंग्लिश में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। प्रमुख परितंत्र या फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। प्रमुख परितंत्र या फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अच्छा, तो ये जो प्रमुख परितंत्र हैं इसको हम लोग दो भागों में बांटकर इनके विषय में जानेंगे। एक है जो आपका जलीय जो परितंत्र है, जो जल में उपस्थित रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे, और हम लोग कुछ स्थल भूमि के परितंत्र के बारे में भी जानेंगे। तो इन जो प्रमुख परितंत्र है इसको हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक है आपका स्थल के परितंत्र मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, और उसके बाद हम लोग जानेंगे जल के जलीय परितंत्र, जिसको हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम्स कहते हैं, जलीय परितंत्र। अच्छा, तो पहले हम लोग स्थलीय परितंत्र या फिर स्थल भाग के इकोसिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि स्थलीय परितंत्र में हम लोग कौन कौन इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्थलीय परितंत्र में हम लोग कौन कौन इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। लिखिए, नंबर 1 वन परितंत्र, नंबर 2 घास स्थल परितंत्र, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स कहते हैं। इंग्लिश टर्म्स भी लिख लीजिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद लिखिए मरुस्थल परितंत्र। ठीक है, तो स्थलीय परितंत्र में कौन कौन टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे? वन परितंत्र मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे घास स्थल परितंत्र, और उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे आपका मरुस्थल परितंत्र, और जलीय जो परितंत्र है उसमें हम लोग सिर्फ मतलब तालाब की परितंत्र के बारे में ही जानेंगे। एक तालाब की परितंत्र के बारे में ही जानेंगे, जैसे झील या फिर ताल, इनके परितंत्र के बारे में ही जानेंगे, झील या फिर ताल। अच्छा, तो पहले हम लोग वन परितंत्र के बारे में थोड़ा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वन एक ऐसी परितांत्रिक व्यवस्था है जिसमें ज़्यादातर वनस्पति की उपस्थिति नज़र आती है। तो वन के परितंत्र में हम लोग
बहुत ज़्यादा वनस्पति की वैचित्र देख पाएंगे। वन परितंत्र में हम लोग बहुत ज़्यादा वनस्पति के वैचित्र देख पाएंगे। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि वन के परितंत्र में आपका वनस्पति के डोमिनेंस रहते हैं, ज़्यादा वनस्पति नज़र आते हैं और वहाँ वनस्पति की वैचित्र भी काफ़ी नज़र आने वाली है। तो ये जो हमारे दुनिया के जो स्थल भाग हैं, इस स्थल भाग के लगभग 40% वन भूमि के अंतर्गत है। इस स्थल भाग के लगभग 40% वन भूमि के अंतर्गत है। तो जैसे कोई भी परितंत्र में सजीव और निर्जीव उपादान दोनों की उपस्थिति हम लोग देख पाते हैं, तो वन के परितंत्र में भी हम लोग सजीव और निर्जीव उपादान दोनों ही देख पाएंगे। तो वन के परितंत्र का पहले हम लोग जो निर्जीव उपादान है या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला तो है आपका सूर्य की प्रकाश या फिर जिसको हम लोग सौर शक्ति कहते हैं, सूर्य की प्रकाश। उसके बाद आपकी है वहाँ की वन में उपस्थित जो मृदा, मिट्टी, फिर वहाँ बहती हुई जो वायु है, वायु में उपस्थित तरह तरह की गैसीय पदार्थ हैं, फिर वहाँ का मिट्टी में अवस्थित जो खनिज पदार्थ हैं, कुछ खनिज लवण हैं और ज़रूर किस्म से वन में उपस्थित पानी। तो ये हो गया आपका वन में अवस्थित निर्जीव उपादान। हम एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो वन परितंत्र में उपस्थित जो निर्जीव उपादान है वो है सूर्य की प्रकाश, फिर वहाँ में बहती हुई जो वायु है, उनमें जो तरह तरह की गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि, और फिर आपका वहाँ वन में उपस्थित जो मृदा है, मिट्टी, उसमें अवस्थित जो खनिज पदार्थ है, खनिज लवण है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बहुत ही महत्वपूर्ण है वन में उपस्थित जो पानी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है कोई भी वन के परितंत्र में। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वन में उपस्थित जो सजीव उपादान अर्थात बायोटिक कंपोनेंट्स। अच्छा, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर सजीव उपादान हैं, इसको हम लोग दो भागों में बांटकर इनके पढ़ाई करेंगे। एक है उत्पादक और दूसरी है आपका उपभोक्ता, और तीसरी होगी आपका अपघटक। तो आपको तो ज़रूर याद होंगे कि उत्पादक मतलब जो खुद आपका खाना खुद तैयार कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब वनस्पति। उपभोक्ता हो गया आपका ज़्यादातर पशु जो वनस्पतियों को भक्षण करते हैं या फिर दूसरे पशुओं को भक्षण करते हैं। और तीसरी होगी आपका कुछ जीवाणु, अपघटक, जिसका जो मृतपोषी होते हैं, जो मृत शरीरों को वियोजन करके उनका अंदर जो पौष्टिक पदार्थ है उनको वापस पर्यावरण में लौटा देते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक वन के पारितंत्रिक व्यवस्था में उत्पादक क्या होते हैं। तो एक वन या वन भूमि में जितनी भी उपस्थित वनस्पति हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपने खाना खुद तैयार कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वन परितंत्र के उत्पादक। उसमें कुछ बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, उसमें बड़े बड़े पेड़ होंगे, कुछ घास होंगे, कुछ छोटे छोटे पेड़ होंगे। तो ऐसे पेड़ भी आपको नज़र आएंगे, छोटे छोटे वनस्पति नज़र आएंगे जो एक दूसरे वनस्पति का सहायता लेके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती है। तो ऐसे भी आपका छोटे वनस्पति वहाँ नज़र आएंगे। तो ये होगी आपका उत्पादक श्रेणी। इसके बाद आती है आपका उपभोक्ता। वो शाकाहारी हो सकते हैं या फिर मांसाहारी हो सकते हैं, और या फिर ऐसे उपभोक्ता भी होंगे जो मतलब वनस्पतियों के भक्षण भी करते हैं और दूसरे जीव का भी भक्षण करते हैं।
तो जैसे भालू, भालू एक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है जो दोनों तरह की जीवों की को भक्षण करती है। तो ये जो उपभोक्ता श्रेणी है, इस उपभोक्ता श्रेणी को हम लोग 3 भागों में बांटकर इनके विषय में जानेंगे। जैसे हम लोग परितंत्र के चैप्टर में पढ़े थे, तो इसको हम लोग 3 भाग में कैसे बांट सकते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो ये याद रखना होगा कि जो उत्पादक श्रेणी है वो सपोषी था, सेल्फ नरिशिंग था, और ये जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो उपभोक्ता है ये लोग सब परपोषी हैं। ये लोग सब परपोषी है, मतलब हेटेरोट्रॉफिक है। परपोषी अर्थात हेटेरोट्रॉफिक है। अच्छा, तो वन के पारितंत्रिक जो व्यवस्था है उनमें जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो ज़्यादातर शाकाहारी ही होंगे, और जैसे कुछ जैसे खरगोश, हिरन, कुछ आपका बकरी हो सकती है, या फिर कुछ चूहा, या फिर कुछ मकोड़े हो सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और कुछ छोटे पक्षी हो सकते हैं जो पेड़ों के फल, बीज ये सब के भक्षण करके अपनी जीविका निर्वाह करती हैं। तो ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता हम एक बार फिर से दोहराते हैं, ये लोग ज़्यादातर शाकाहारी होती है। इसके उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे खरगोश, हिरन, कुछ जंगली बकरी, या फिर कुछ छोटे जीव जैसे चूहा, या फिर कुछ कीड़े मकोड़े जो पेड़ों पर जिंदा रहते हैं, पेड़ की पत्ते खा के जिंदा रहते हैं, और फिर कुछ छोटे पक्षी भी हो सकते हैं। इसका बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता ज़्यादातर प्राथमिक उपभोक्ता की भक्षण करके जिंदा रहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ज़्यादातर प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करके जिंदा रहते हैं, और वो जाहिर है कि वो मांसाहारी ही होंगे, और इसमें कुछ बड़े पशुएं नज़र आ सकते हैं, जैसे हाइना, और या फिर जिसको हम लोग सैयार कहते हैं, इंग्लिश में फॉक्स बोलते हैं, फॉक्स, सैयार। तो वो हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता बड़े बड़े मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे बाघ हो सकते हैं, जैसे शेर हो सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वो प्राथमिक उपभोक्ता का भी भक्षण कर सकती है या फिर द्वितीयक उपभोक्ता का भी भक्षण कर सकती है। और उसके बाद आ गया आपका जो मृतपोषी जो प्राणी, जो जीवाणु थे, जो मृतपोषी हैं, जिसको हम लोग अपघटक कहते हैं। तो जंगल में जिसका भी मौत होती है, जिसका भी मृत शरीर रहती है, उसका जो आपका पचन, उसके पचन के दौरान, उसके वियोजन के दौरान उसका अंदर जो उपस्थित पौष्टिक पदार्थ है, उस पौष्टिक पदार्थ को वापस जंगल के जो पर्यावरण, वन के परितंत्र में वो आवर्तित करते हैं। तो यही हो गया आपका वन के परितंत्र को लेके एक छोटा सा डिस्कशन। अब ज़्यादा डिस्कशन तो हम लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि सिलेबस की पाबंदी है, और तरह तरह की वन परितंत्र दुनिया में उपस्थित है, जैसे आपका शंकुधारी वृक्ष वन, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, या फिर शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन। तो ऐसे तरह तरह की वन दुनिया में उपस्थित हैं, लेकिन उनको लेके हम लोग आलोचना नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोग कोई भी परितंत्र को लेकर आलोचना करेंगे, उसका 1 या 2 महत्वपूर्ण जो चारित्रिक वैशिष्ट्यताएं हैं उनको, उसका उल्लेख करेंगे, और फिर क्या सजीव और निर्जीव उपादान में आ जाएंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मतलब वन के परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं घास स्थल के परितंत्र में। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे घास स्थल के परितंत्र में। तो जैसे आप लोग नाम सुन के ही समझ जाएंगे, घास स्थल मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रासलैंड्स कहते हैं। घास स्थल मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रासलैंड्स कहते हैं। तो नाम सुन के समझ जाएंगे कि ये एक ऐसी पारितंत्रिक व्यवस्था है जिसमें ज़्यादातर घास की उपस्थिति या फिर तृण की उपस्थिति नज़र आती है। घास की उपस्थिति नज़र आती है। जैसे वन में बड़े बड़े वृक्षों की उपस्थिति नज़र आती है, एक घास स्थल परितंत्र में घास की उपस्थिति ज़्यादा नज़र आएगी और छोड़ छोड़ के एक दो बड़े वृक्ष भी आपको नज़र आएंगे। छोड़ छोड़ के आपको एक दो बड़े वृक्ष भी नज़र आएंगे। लेकिन वन के परितंत्र से घास स्थल के परितंत्र की यही आपका जो डिफरेंस है कि वन के परितंत्र में बड़े वृक्ष ज़्यादा नज़र आते हैं और घास स्थल परितंत्र में ज़्यादा नज़र आएंगे आपका घास, और छोड़ छोड़ के आप वहाँ कुछ बड़े वृक्ष देख पाएंगे। और दुनिया की जो स्थल भूमि है, इस स्थल भूमि का लगभग 19% घास स्थल परितंत्र के अंतर्गत है। तो जैसे वन परितंत्र के अंतर्गत था लगभग 40%, घास स्थल के अंतर्गत है लगभग 19%। और घास स्थल परितंत्र वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा आपका 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष में लगभग होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ा याद रखिएगा कि घास स्थल परितंत्र कहाँ मिलती है। घास स्थल परितंत्र वहाँ मिलती है जहाँ वर्षा लगभग सालाना 25 से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 25 से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है एनुअल। तो ये स्टैटिस्टिक्स नोट कर लीजिए, 25 से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अच्छा, अब इस घास स्थल परितंत्र के हम लोग कुछ निर्जीव और सजीव उपादान के विषय में आलोचना करेंगे। तो जैसे वहाँ में उपस्थित जो निर्जीव उपादान है उनमें अवश्य रहेगा आपका सूर्य की प्रकाश। तो कोई भी दुनिया में उपस्थित कोई भी परितंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ही है आपका सूर्य की प्रकाश। तो यहाँ भी सूर्य की प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा की स्रोत रहेगी। इसके बाद वहाँ का बहती हुई जो वायु और उसमें उपस्थित तरह तरह की जो गैसीय संमिश्रण है, जहाँ ऑक्सीजन मिलेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, एट्सेट्रा। फिर वहाँ का जो टेम्परेचर या फिर जिसको हम लोग हिंदी में उत्ताप बोल सकते हैं या फिर ताप कह सकते हैं, इसके बाद वहाँ में उपस्थित जो मृदा में उपस्थित जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज लवण हैं, और अल्टीमेटली वहाँ में उपस्थित जो जल संसाधन है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्जीव उपादान है। तो एक घास स्थल परितंत्र के महत्वपूर्ण निर्जीव उपादान हम एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पहला है सूर्य की प्रकाश जो ऊर्जा की स्रोत है। दूसरा है आपका वहाँ का बहते हुई जो वायु है, वायु में उपस्थित तरह तरह की गैस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। फिर आपका वहाँ का जो टेम्परेचर, उत्ताप। इसके बाद वहाँ की मिट्टी या फिर मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थ, खनिज लवण, और अल्टीमेटली उपस्थित जो जल संसाधन। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे घास स्थल परितंत्र के में जो बायोटिक या फिर सजीव उपादान है। घास स्थल परितंत्र में उपस्थित जो बायोटिक या फिर सजीव उपादान है। तो इन सजीव उपादानों को हम लोग फिर 3 भागों में बांटकर इनके विषय में जानेंगे। एक है उत्पादक, दूसरा है आपका उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैसे कोई भी परितंत्र में रहती है। तो उत्पादक श्रेणी में सबसे ज़्यादा नज़र आएगी अवश्य घास, क्योंकि वो घास स्थल की परितंत्र है, वहाँ ज़्यादातर आपको घास ही नज़र आएंगे। और छोड़ छोड़ के कुछ बड़े बड़े वृक्ष भी नज़र आ सकते हैं। छोड़ छोड़ के कुछ बड़े बड़े वृक्ष भी नज़र आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे उपभोक्ता श्रेणी में।
उपभोक्ता श्रेणी वो शाकाहारी या फिर मांसाहारी होंगे। इनको भी हम लोग 3 भागों में बांट देंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे वन परितंत्र में था वो शाकाहारी होंगे, हाँ, जैसे गाय, भैंस, हिरन, भेड़, खरगोश, चूहे एट्सेट्रा। इसका अलावा कुछ छोटे छोटे आपका कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। इसका अलावा कुछ छोटे पक्षियाँ हो सकते हैं जो घासों पर, पेड़ों पर उपस्थित फल या फिर बीज को भक्षण करके ज़िंदा रहते हैं। ये हो गया आपका प्राथमिक खाद्य उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी ही होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा आपका जो द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, हाँ, जो प्राथमिक उपभोक्ता की भक्षण करके ज़िंदा रहते हैं, जैसे आपका सांप, मेंढक, गिरगिट, कुछ सैयार, फॉक्सेस एट्सेट्रा। हाँ, तो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी वो प्राथमिक उपभोक्ता की भक्षण करते हैं। जैसे उसका उदाहरण स्वरूप हम लोग सांप, गिरगिट, मेंढक, सैयार, कुछ पक्षियाँ हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो वो भी द्वितीयक उपभोक्ता ही होंगे। और फिर आ जाता है आपका तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें हम लोग कुछ बड़े जानवर की उपस्थिति, बड़े मांसाहारी जानवर की उपस्थिति देखेंगे, जैसे चीता। इसका अलावा बड़े बड़े जो शिकारी पंछी हैं जैसे बाज, चील, ये सभी हो सकते हैं वहाँ की आपका तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। और इसके बाद जैसे दूसरी परितंत्र में उपस्थित रहते हैं हम लोग, यहाँ भी देखेंगे आपका अपघटक की उपस्थिति जो मृतपोषी हैं। यहाँ भी कुछ बैक्टीरिया रहेंगे, कुछ फंगस या फिर जिसको हम लोग छत्राक कहते हैं वो रहेंगे, जो मृत शरीरों को पचन करके उसमें उपस्थित जो पौषी पदार्थ है उस पौषी पदार्थ को वापस ग्रास स्थल के जो परितंत्र हैं, घास स्थल के जो परितंत्र हैं उसमें वापस लौटा देते हैं। तो ये होगी आपका घास स्थल परितंत्र। तो एक ऐसा ही एक सवाल लिख लीजिए, राइट डाउन अ नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। Write a short note on grassland ecosystem. घास स्थल परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है। अच्छा, घास स्थल के बाद हम लोग आ जाएंगे मरुस्थल के परितंत्र के ऊपर। घास स्थल के बाद हम लोग आ जाएंगे मरुस्थल के परितंत्र के विषय में जानेंगे। मरुस्थल के परितंत्र आप लोग लिख लीजिए, मरुस्थल परितंत्र या फिर इंग्लिश में डेजर्ट इकोसिस्टम। इंग्लिश में डेजर्ट इकोसिस्टम। अच्छा, मरुस्थल, जब भी हम लोग मरुस्थल के नाम करते हैं तब भी हम लोग को एक बात सबसे हमारे दिमाग में आता है, वो है बालू राशि। वो हमें उपस्थित जो बालू राशि, उसके बारे में हम लोग पहले ही बालू राशि के विषय में हम लोग सोच लेते हैं। तो इसके अलावा मरुस्थल के कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे वो एक सूखी परितंत्र है, वहाँ पानी का काफ़ी अभाव है। वहाँ पानी ज़्यादा मिलता नहीं है और बरसात भी बहुत कम होती है। तो दुनिया में जिन जगहों में हम लोग मरुस्थल परितंत्र देखेंगे, वहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना होगा। ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद रखना होगा कि वहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो जैसे घास स्थल में हम लोग देखे थे वार्षिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर तक है, और मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है।
और ये जो मरुस्थल है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है जो आपका शीतल जो मरुस्थल है, शीतल, और दूसरी है आपका जो गर्म उष्ण मरुस्थल। तो मरुस्थल के पारितंत्र को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। एक है आपका शीतल मरुस्थल और दूसरा है आपका उष्ण मरुस्थल। लेकिन हम लोग एग्जामिनेशन के लिए उष्ण मरुस्थल को ही इम्पोर्टेंस देंगे। शीतल मरुस्थल के विषय में हम लोग उतना आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस की पाबंदी है। अच्छा, तो याद रखना होगा कि मरुस्थल का जो परितंत्र है वो सूखा है। एटमॉस्फेयर मतलब वहाँ का वायुमंडल एकदम सूखा, बरसात बहुत कम होती है और वायु राशि की उपस्थिति वहाँ हम लोग देख पाते हैं, और जीव वैचित्र काफ़ी कम है। जीव का जो वैचित्र है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ का जो निर्जीव उपादान है उसमें आपको नज़र आएगा सूरज की प्रकाश, वो तो एक अल्टीमेट ऊर्जा की स्रोत है, सूरज की प्रकाश। इसका अलावा वहाँ में जो उपस्थित जो आपका बालू राशि में उपस्थित कुछ खनिज पदार्थ हो सकते हैं, और फिर वहाँ का उत्ताप, दिन का समय काफ़ी गर्म हो जाती है और रात का समय ठंडा हो जाती है। और फिर कुछ पानी का उपस्थिति, वहाँ पानी कम होती है लेकिन थोड़ा बहुत पानी की उपस्थिति हम लोग वहाँ देख पाते हैं। और इसके अलावा वायु, बहता हुआ वायु, गर्म वायु वहाँ चलती है दिन के समय। तो ये सभी है वहाँ का जो निर्जीव उपादान। तो निर्जीव उपादान हम एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला तो है आपका सूरज की प्रकाश, दूसरा है बहता हुआ जो गर्म हवा दिन का समय, फिर वहाँ की उत्ताप, दिन में काफ़ी गर्म, रात में काफ़ी ठंडा, और फिर बहुत महत्वपूर्ण निर्जीव उपादान है वहाँ में वायु राशि की उपस्थिति, वहाँ वायु राशि की उपस्थिति। इसके बाद हम लोग वहाँ का जो सजीव उपादान वो उसके बारे में जानेंगे। सजीव उपादान को हम लोग फिर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में बांट देंगे। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जो उत्पादक श्रेणी है मतलब जो वनस्पति वो पत्र रहित होते हैं, मतलब उनमें पत्र या फिर पत्ता नहीं होता है, और ज़्यादातर आपका कैक्टस जैसे आपका वनस्पति वहाँ ज़्यादा नज़र आएंगे। कैक्टस जैसे वनस्पति, और इन कैक्टस वनस्पतियों की जो मतलब स्पेशलिटी यही है कि इनमें पत्ते नहीं रहते हैं। पत्तों को इन लोग हटा के उनके जगह कांटे रहते हैं, और फिर इनका जो कांड है, स्टेम, उसमें ये लोग काफ़ी पानी जमा करके रख सकते हैं। और ये लोग बहुत मतलब ये यहाँ का जो कैक्टस जो उद्भिद है वो काफ़ी टफ है। मतलब वो ये जो यहाँ का जो सूखा पर्यावरण इसको सह सकती है। तो यहाँ का कोई भी पेड़ को आप वहाँ मरुस्थल में लगाएंगे तो वो सूख जाएगा, लेकिन एकमात्र कैक्टस जिंदा रह पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी टफ एक तो वनस्पति है। इसके अलावा कुछ खजूर के पेड़ भी आपको नज़र आ सकते हैं। खजूर के पेड़ आपको नज़र आ सकते हैं। और इसका अलावा ज़्यादा तो वैचित्र वहाँ आपको नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अगर हम लोग उपभोक्ता श्रेणी में आएंगे तो वो भी शाकाहारी या फिर मांसाहारी हो सकते हैं, ये याद रखना है। और यहाँ खाने का वैचित्र ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग यहाँ जो प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी हैं, उसमें पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है ऊँट। क्योंकि जब भी हम लोग मरुस्थल बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं, तब भी पहला जो जानवर आपके दिमाग में आएगा वो है ऊँट। तो ऊँट के अलावा मरुस्थल में उपस्थित कुछ खरगोश हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कुछ छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसका अलावा जो आपका द्वितीयक और तृतीयक जो उपभोक्ता है उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ खाने का वैचित्र ज़्यादा नहीं है, जीव वैचित्र ज़्यादा नहीं है। तो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को हम लोग साथ में आलोचना कर लेते हैं। ये लोग आपका मांसाहारी होते हैं। और इनमें से ज़्यादा आपको कुछ मरुस्थल में उपस्थित कुछ सैयार डेजर्ट फॉक्स, कुछ विषधर सांप नज़र आएंगे।
कुछ लिजर्ड्स छिपकली नज़र आएंगे जिनमें भी काफ़ी विष रहती है। और कुछ आपका शिकार करने वाला पक्षी नज़र आएंगे। तो एक बात सही है कि यहाँ का जो द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनमें विष काफ़ी परिमाण पाई जाती है। वहाँ का जो सांप है काफ़ी उनमें विष रहती है। वहाँ का जो मकोड़े हैं, स्पाइडर्स, वहाँ में जो उपस्थित आपका लिजर्ड्स छिपकली हैं वो भी काफ़ी विषधर होते हैं। तो मरुस्थल में इसीलिए रात में निकलना एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग रात में ही शिकार करते हैं। दिन का समय ये लोग छिपे हुए रहते हैं क्योंकि दिन काफ़ी गर्म होती है। हाँ, तो मरुस्थल में रात का समय बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ये लोग बाहर आते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं और ज़्यादातर इनमें विष रहती है। और अल्टीमेटली हम लोग अपघटक के बारे में थोड़ा आलोचना कर लेते हैं। जैसे दूसरे परितंत्रों में थे, यहाँ भी वो लोग रहेंगे, बैक्टीरिया, कुछ फंगस मतलब छत्राक, और उनका काम ही है कि मृत शरीरों को पचन करके उनमें उपस्थित जो पोषी पदार्थ है उनको वापस पर्यावरण में आवर्तित करना। तो इसी के साथ हम लोग आपका मरुस्थल के जो परितंत्र उसको लेकर आलोचना खत्म किया। मतलब स्थलीय परितंत्र में हम लोग 3 परितंत्र को विषय में आलोचना किए हैं। एक है आपका वन परितंत्र, दूसरा है आपका घास स्थल की परितंत्र, और तीसरा है आपका मरुस्थल के परितंत्र। अगले क्लास में हम लोग जलीय परितंत्र में झील या फिर ताल के परितंत्र के विषय में जानेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। अच्छा, ठीक है, तो फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं। फिर अगला संडे मुलाकात होगी। गुड बाय।